नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज 17 दिन बाद टनल से निकाले गए मजदूरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुआवजे के चेक दिए। ईरान के एक न्यूक्लियर सेंटर के पास हुए रहस्यमयी धमाके के बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर साजिश का आरोप लगा दिया, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ने तक की आशंकाएं बढ़ गई। समंदर के ऊपर मंडरा रहे फिलीपींस के फाइटर जेट को घेरकर चीन की सेना ने उसे कड़ी चेतावनी दे दी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और इजरायल के साथ बंदूकों पर हुई डील से अलग हमास ने रूस के 2 नागरिकों को छोड़ने का ऐलान किया, जिससे रूस और हमास की नजदीकियों के दावों को दम मिला। बड़ी खबर आई उत्तराखंड से। खबर है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को ने सबसे अहम भूमिका निभाई, क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए आखिरी 12 मीटर की खुदाई का काम रैट माइनर्स की टीम ने ही पूरा किया था। संकरी जगहों में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों को रैट माइनर्स कहा जाता है और इन लोगों ने ही 24 घंटे के अंदर 12 मीटर की ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता साफ किया और फिर एनडीआरएफ की टीम ने पहिए लगे स्ट्रेचर की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद सभी मजदूरों को सिलक्यारा से करीब 30 किलोमीटर दूर चिलिया रिसोर्ट्स में ले जाया गया, जहां पहले से ही मजदूरों के लिए 41 बेड का स्पेशल अस्पताल तैयार किया गया था। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मजदूरों को 1 लाख रुपए के चेक भी दिए। सुरंग से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मजदूरों से फोन पर बातचीत की, लेकिन 17 दिन से सुरंग के अंदर फंसे इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूर देवदूत साबित हुए, क्योंकि दिल्ली से पहुंची रैट माइनर्स की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही हाथों से 12 मीटर की खुदाई कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। यानी हाथों से संकरी जगहों में खुदाई करने में माहिर ये मजदूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वरदान साबित हुए। रैट माइनर्स की टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आधुनिक और ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन तक नहीं कर पाई। इन मजदूरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देसी तकनीक का इस्तेमाल किया और सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए 12 मीटर की खुदाई कर पाइप धकेलने का रास्ता बनाया। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक-एक कर बाहर निकाला गया। बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले इन मजदूरों के सामने 800 मिलीमीटर यानी 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर ड्रिल करने की चुनौती थी। मतलब खुदाई का काम ऐसी जगह पर करना था जहां एक आदमी ठीक तरह से बैठ तक न पाए, लेकिन उसी पाइप में इन मजदूरों ने घुटनों के बल बैठकर और लेटकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया और इन्हीं रैट माइनर्स की बदौलत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे लंबे और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। रैट माइनर्स ऐसे मजदूर होते हैं जो छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर या यूं कहें कि संकरी जगहों में जाकर हाथों से खुदाई करने का काम करते हैं। मतलब जहां आधुनिक और महंगी मशीनें घुटने टेक देती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से ही कमाल करने का हुनर रखते हैं। और इस देसी तकनीक में महारत रखने वाले लोगों के पास पहाड़ों को काटकर जमीन के अंदर जाने का अनुभव होता है। ये लोग बखूबी जानते हैं कि पहाड़ों और चट्टानों की बनावट को कैसे भेदना है। असल में मेघालय और झारखंड की कोयला खदानों में छोटे छोटे छेद के जरिए अवैध तरीके से खुदाई की जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कोयले की परत 3 से 4 फीट यानी बेहद पतली होती है। कोयला निकालने वाले मजदूर सीधे कोयले की परत तक जाने के लिए छोटे छोटे छेद बनाते हैं। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधे बैठा भी नहीं जा सकता, इसीलिए इनमें घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचकर कोयला निकाला जाता था। खुदाई की ये प्रक्रिया चूहे के बिल खोदने जैसी है। इसी वजह से इन्हें रैट होल माइनर्स कहते हैं। मतलब कोयले की खदानों में रैट माइनर्स बिल्कुल वैसे ही खुदाई करते थे जैसे चूहे जमीन में अपना बिल बनाते हैं। इस देसी तकनीक में खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन और कुदाल का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। और इसी देसी तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में घुसने का रास्ता तैयार किया था। 32 इंच चौड़े पाइप में जाकर खुदाई करने के लिए इन मजदूरों ने पूरी ताकत के साथ अपना पूरा अनुभव भी झोंक दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलक्यारा पहुंचने के फौरन बाद रैट माइनर्स की टीम ड्रिलिंग में जुट गई थी, बल्कि खुदाई का काम शुरू करने से पहले उन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। मतलब किस तरह से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर जाना है और वहां खुदाई करनी है, क्योंकि मलबे में 47 मीटर की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। सिर्फ 10 से 12 मीटर की खुदाई बची थी, जिसके लिए दिल्ली से आए रैट माइनर्स की 12 लोगों की टीम ने 4 ग्रुप बनाए। मतलब हर ग्रुप में 3 मजदूर थे, जो बारी बारी से टनल में जाकर ड्रिलिंग का काम करते थे। इन 3 लोगों में पहला मजदूर लेटकर या फिर घुटनों के बल बैठकर पाइप के अंदर मलबे की खुदाई करता था, जबकि दूसरा मजदूर ठीक उसके पीछे लेटा रहता था, जो मलबे को एक ट्रॉली में भरने का काम करता था। बाद में मलबे से भरी उस ट्रॉली को पाइप के अंदर मौजूद तीसरा मजदूर रस्सी से जोड़ता था। वो ट्रॉली रस्सी के सहारे टनल के ठीक बाहर एक पाइप से बंधी थी, ताकि बाहर बैठे दूसरे मजदूर उस ट्रॉली को आसानी से खींच सकें। और हुआ भी सब कुछ प्लान के मुताबिक। रैट माइनर्स की टीम बारी बारी से अंदर जाकर बिना रुके खुदाई का काम करती थी। नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। इसके बाद पाइप की सुरंग से एनडीआरएफ की एक टीम फौरन मजदूरों तक पहुंच गई और फिर बिना वक्त गंवाए एक एक करके 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम सुरंग में पहिए लगे स्ट्रेचर के साथ पहुंची थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम ये नहीं चाहती थी कि इतने दिनों से टनल में फंसे मजदूर रेंगते हुए 32 इंच चौड़े पाइप से बाहर आए। इसी वजह से एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया था। मजदूरों तक पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम ने एक मजदूर को स्ट्रेचर पर लिटाया और फिर बाहर की तरफ खड़े जवानों ने उन्हें रस्सी की मदद से आसानी से खींच लिया। स्ट्रेचर में पहिए लगे होने की वजह से एक मजदूर को पाइप की सुरंग से बाहर आने में महज 2 से 3 मिनट का ही वक्त लगा। इसी तरह एनडीआरएफ के जवानों ने सभी मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रैट माइनर्स की टीम आसानी से ड्रिल करते हुए मजदूरों तक पहुंच गई, बल्कि 12 मीटर की खुदाई करने के दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मलबे में आगे की तरफ सरियों और लोहे के पाइपों का जाल बिछा था, जो रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उन लोगों को सरिये और लोहे के पाइपों को काट कर खुदाई का काम जारी रखना था। ऊपर से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर लोहा काटना नाको चने चबाने जैसा था। हालांकि रैट माइनर्स की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। गैस कटर से हमने उसको कटवाया, वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सुरंग में हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि 1 मीटर की खुदाई करने में उन्हें करीब 2 घंटे का वक्त लगता था, और इस दौरान कई बार उनका सामना लोहे के पाइप से हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने का काम पूरा किया। और जैसे ही रैट माइनर्स की टीम ने आखिरी हथौड़ा मारकर मलबे की दीवार तोड़ी, सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूर खुशी से चिल्लाने लगे। खुशी के मारे मजदूरों ने रैट माइनर्स की टीम से जुड़े लोगों को गले लगा लिया, क्योंकि 12 नवंबर से सुरंग में फंसे लोगों के लिए रैट माइनर्स की टीम में शामिल लोग किसी देवदूत से कम नहीं थे। ये वो लोग थे जो 17 दिन बाद उन तक पहुंचने में कामयाब हो पाए थे। इसी वजह से जैसे ही रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूर सुरंग में पहुंचे, वहां फंसे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुदाई करने वाले मजदूरों के मुताबिक उन्हें देखते ही सुरंग में फंसे मजदूर खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। न्यूज 18 की टीम ने रैट माइनर्स की टीम में शामिल उस मजदूर से बातचीत की जिसने आखिरी हथौड़ा मारकर मलबे की दीवार तोड़ी थी। इतनी जगह थी कि सिर्फ मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया। मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगह उसके बाद ही की है, पहले उनसे मिलने के बाद। टनल में फंसे हुए मजदूरों को रैट माइनर्स की टीम ने भले ही 24 घंटों के अंदर ही निकाल लिया हो, लेकिन टीम के लोगों के मुताबिक अगर इस काम में उन्हें कई दिनों का वक्त भी लगता तो वो बिना रुके इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी तैयार थे। और फिर सुरंग से सुरक्षित बाहर निकले मजदूरों ने 17 दिन तक खौफ के साए में रहने की कहानी बयां की। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने तो बाहर निकलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, क्योंकि सुरंग में वो जिस जगह फंस गए थे वहां से बाहर निकलने के रास्ते में हजारों टन मलबा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजदूरों के मुताबिक ऐसी स्थिति में सबकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी।
खासकर हादसे के बाद के 2-3 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे थे। ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। मजदूरों का दावा है कि वो लगातार एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे, जिसने उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखा, क्योंकि सुरंग के अंदर उन्हें यह भी पता नहीं चल रहा था कि बाहर उन्हें बचाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे थे और उन्हें बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा। हालांकि जब तमाम कोशिशों के बाद वो सभी टनल से सुरक्षित बाहर आ गए तो उनके लिए वो पल नई जिंदगी मिलने की तरह था। सुरंग के बाहर पिछले कई दिनों से टकटकी लगाए खड़े उन मजदूरों के घर वालों ने उन्हें गले से लगा लिया, लेकिन मजदूरों के मुताबिक वो सुरंग में बिताए गए 17 दिनों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकले सभी मजदूरों से फिर फोन पर बातचीत कर उनका हाल जाना। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को खास तौर पर बधाई दी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत सुरंग में 17 दिन तक फंसे 41 मजदूरों की जान बच सकी। उन मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उन सभी का हाल जाना। उन्होंने सबसे पहले तो सभी मजदूरों को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही सुरंग में इतने दिनों तक फंसे रहने के बावजूद हिम्मत न हारने पर उनके साहस को भी सलाम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खास तौर पर गब्बर सिंह नेगी नाम के मजदूर से बात की, जिन्होंने खुद भी हौसला बनाए रखा था और दूसरे मजदूरों में भी जीने की उम्मीद जगाए रखी थी। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने इसी तरह कई दूसरे मजदूरों का भी हाल जाना, जिसके बाद मजदूरों ने भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। उधर सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के अस्पताल में उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और इसके बाद उन सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी से ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया। इस दौरान डॉक्टरों की कई टीमों ने उन सब की जांच की। इस बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनका हाल जानने के लिए एम्स पहुंच गए। उन्होंने सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात की, साथ ही डॉक्टरों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लगातार जो भी यहाँ पे परीक्षण उनका हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले उत्तरकाशी में सुरंग से निकाले जाने के बाद उन सभी मजदूरों को चिन्याली सौड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने एक-एक कर उनकी जांच की। डॉक्टरों के मुताबिक 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने की वजह से उन सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, इसीलिए एहतियातन अगले कुछ घंटों तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर सुरंग से निकाले गए सभी मजदूरों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन मजदूरों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वो सुरंग से निकाले गए मजदूरों से मुलाकात करने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में मौजूद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सभी 41 मजदूरों से मिलकर उनका हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन सभी को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस ऑपरेशन की लगातार निगरानी करने के लिए उनकी सराहना की। जब मजदूर सुरंग में फंसे थे तब पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए थे, बल्कि उन्होंने मजदूरों से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया था। और इस मुश्किल मिशन को कामयाब बनाने में सेना ने भी अहम भूमिका निभाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की मद्रास सैपर्स रेजिमेंट को भी लगाया गया था, जिसमें सारे इंजीनियर होते हैं, जिसने रैट माइनर्स के साथ मिलकर सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में मदद की थी। सेना की मद्रास सैपर्स रेजिमेंट के जवानों ने रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था और तब जाकर ये मिशन कामयाब हो सका। इस रेजिमेंट के जवानों के मुताबिक जब हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो उन्हें तुरंत सुरंग तक पहुंचने का निर्देश मिला था। 1 घंटा में हमें आदेश मिला था, तो हमने तुरंत कैब पैकअप कर लिया। बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना के इन जवानों से मुलाकात कर उनके काम की तारीफ की। मद्रास सैपर्स सेना की इंजीनियरिंग कोर में आते हैं, इसमें सारे इंजीनियर होते हैं। इस रेजिमेंट के जवानों को ड्रिलिंग के काम में भी महारत हासिल है। इसके अलावा जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत होती है वहां सेना की इसी रेजिमेंट को भेजा जाता है। उत्तरकाशी में भी इनकी मदद ली गई और सेना के 45 जवानों ने दिन रात वहां रेस्क्यू टीम का हाथ बटाया।
उधर बड़ी खबर आई, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया है, क्योंकि ईरान के एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास जोरदार धमाका हो गया। ईरान के मीडिया के मुताबिक विस्फोट इतना जबरदस्त था कि अगर वो न्यूक्लियर सेंटर पर हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही मच सकती थी। ईरान के मीडिया के मुताबिक धमाके के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ होने की आशंका जताई गई। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास विस्फोट के बाद से ईरान अपने दुश्मन नंबर 1 इजराइल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। वहीं इजराइल को भी ये आशंका है कि गाजा में सीज फायर खत्म होते ही ईरान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन ईरान के हथियार उठाते ही सीधे सीधे अमेरिका इस महायुद्ध में कूद पड़ेगा। यानी पूरे पश्चिम एशिया में जंग का महाविध्वंसक दौर शुरू हो सकता है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास हुए धमाके से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है। मतलब यह कि ईरान में हुआ यह विस्फोट तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ईरान के एक्शन लेते ही अमेरिका सीधे सीधे उससे भिड़ सकता है। और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से दो खेमों में बंट चुकी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद हो सकता है, क्योंकि गाजा पर हमलों की वजह से इजराइल पहले से ही मुस्लिम देशों की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है। ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश तो कई बार सीधी जंग की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन सभी देशों को पता है कि इजराइल की तरफ आंख उठाने से पहले उसके दुश्मनों को अमेरिका से निपटना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ हमास के साथ जंग में बल्कि अमेरिका लंबे वक्त से इजराइल के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल को हर तरह की मदद पहुंचाता है। लेकिन खबरों के मुताबिक मध्य ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाका करके अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सीने पर ऐसी चोट दे दी जिससे ईरान समेत उसके करीबी देश बुरी तरह तिलमिला गए। और इसी वजह से ईरान को शक है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाके को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे किसी भी कीमत पर सबक सिखाना चाहता है, जबकि ऐसी कई वजह हैं जो ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास विस्फोट में इजराइल का भी हाथ होने की तरफ इशारा करती हैं। क्योंकि ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है। अमेरिका की तरह इजराइल भी लंबे वक्त से आरोप लगाता रहा है कि ईरान दुनिया की नजरों से छिपकर परमाणु बम बनाने में जुटा है, जिसका इस्तेमाल वो उसके खिलाफ कर सकता है। इसलिए वो कभी नहीं चाहता कि ईरान के हाथों परमाणु बम आए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल को शक है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ईरान एक साथ 3 परमाणु बम बना सकता है। इस बात की आशंका अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी जताई जा चुकी है, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो सबसे पहला हमला वो उस पर ही करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पश्चिम एशिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए ईरान पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। खबरों के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमलों के दौरान पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में चरमपंथी संगठनों ने अमेरिका के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और उन हमलों में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपने ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था और खबरों के मुताबिक अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को उसके किए की सजा देना चाहता है और ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास हुए विस्फोट को भी अमेरिका के गुस्से का नतीजा बताया जा रहा है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान में कई दशक से पश्चिम एशिया में वर्चस्व की जंग छिड़ी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के दबदबे के लिए ईरान ही सबसे बड़ी चुनौती है। खबरों के मुताबिक बीते 1 महीने में ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 66 से ज्यादा हमले किए और उन हमलों ने दोनों दुश्मनों के बीच जंग की सुलगती आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद पलटवार करते हुए अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले सीरिया में चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए थे। लेकिन ईरान को सबक सिखाने की अमेरिका की कसम सीरिया में उसके समर्थित चरमपंथी संगठनों पर एयर स्ट्राइक से पूरी नहीं होने वाली। और खबरें तो ये भी हैं कि पश्चिम एशिया में भड़की जंग का दूसरा चैप्टर गाजा में इजराइल का सीज फायर खत्म होने के बाद शुरू हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के करीब धमाके के बाद ईरान का पारा चढ़ गया, तो वहीं अमेरिका ने भी ईरान को घेरने का विध्वंसक प्लान तैयार कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया। अमेरिकी नौसेना की ये टुकड़ी युद्धपोत पर तैनात रहकर दुश्मनों के हमले का जवाब देती है और जरूरत पड़ने पर जबरदस्त हमले भी कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान और उसके करीबियों को घेरने के लिए फारस की खाड़ी में अपने खतरनाक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी पहले से ही तैनात कर रखे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजरायल को डर है कि गाजा पर सीज फायर खत्म होते ही जंग का चैप्टर 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें उनकी लड़ाई सीधे सीधे ईरान से हो सकती है। और इसका ट्रेलर भी दिखना शुरू हो गया था। इजरायल और ईरान के बीच सीधी गोलीबारी न होकर साइबर युद्ध छिड़ चुका है। इजरायल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर साइबर हमला कर दिया, जिसका असर वहां की कुछ आपातकालीन सेवाओं पर पड़ा और थोड़े समय के लिए इजरायल की आपातकालीन सेवाएं ठप हो गईं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ईरान के हैकरों ने इजरायल की पुलिस और फायर ब्रिगेड के इंटरनेट नेटवर्क को निशाना बनाया। इजरायल ने जानकारी दी कि ईरान के साइबर अटैक के बाद थोड़े समय के लिए इन आपातकालीन सेवाओं की फोन लाइनें बंद कर दी गईं। इजरायल के मुताबिक ईरान के हैकरों ने उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मतलब यह कि इजरायल और ईरान में भले ही एक भी गोली ना चली हो, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इजरायल ने दावा किया कि ईरान के साइबर हमले का ज्यादा असर उनके साइबर सिस्टम पर नहीं पड़ा, लेकिन ईरान के हैकरों की हरकत को इजरायल ने अपने खिलाफ साइबर वॉर की शुरुआत बता दिया। यानी ईरान ने अपने साइबर लड़ाकों के जरिए अपने दुश्मन को गहरे जख्म दे दिए। हालांकि इससे पहले इजरायल भी कई बार ईरान पर साइबर हमले कर चुका है। ईरान और इजरायल के हैकर बीते कई साल से बिना हथियार लिए ही सिर्फ कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम और कोडिंग के जरिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि वो बिना गोली चलाए, बिना मिसाइलें दागे और बिना बम फोड़े दुश्मन को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं। साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए लड़ा जाता है। साइबर वॉर में तकनीकी तरीकों से दुश्मन पर हमले किए जाते हैं, यानी लड़ाई सैनिकों के बीच न होकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट हैकरों के बीच होती है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती तकनीक और उस पर इंसानों की निर्भरता की वजह से साइबर वॉर को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। दुश्मन देश को चित करने के लिए उसके साइबर सिस्टम में वायरस डालकर और हैक करके उसे ठप कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी ही कोशिश ईरान और इजरायल एक दूसरे के खिलाफ बीते कुछ साल से करने में लगे हैं। उधर बड़ी खबर आई सीरिया और इराक में अमेरिकी हथियारों की चोरी से जुड़ी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से कई खतरनाक और बेहद संवेदनशील हथियारों की चोरी हो चुकी है। दावा है कि उन हथियारों में जंगी ड्रोन और घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई जब इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। यही नहीं, इस जंग की शुरुआत के बाद से ही सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं और ऐसे में अमेरिकी हथियारों की चोरी की घटना को बेहद गंभीर माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये खतरनाक हथियार अमेरिका के दुश्मनों के हाथ लग गए तो इससे अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं खतरनाक हथियारों के दम पर अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में पिछले कई साल से मौजूद है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इन दोनों देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से बेहद संवेदनशील हथियारों की चोरी हो चुकी है। यानी पिछले कई महीनों से सीरिया और इराक में जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां से हथियार चुराए जा रहे हैं और अमेरिका की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। और उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उन हथियारों में बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। मतलब वो हथियार जो इन दिनों किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। हालांकि इजरायल और हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। ऐसे में घातक हथियारों की चोरी की खबर उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि दावा किया जाता है कि सीरिया और इराक में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में एक ईरान के समर्थन वाले कई चरमपंथी संगठन मौजूद हैं। आरोप है कि ईरान की सेना उन संगठनों की हिफाजत करती है और ईरान उन चरमपंथी संगठनों को हथियार और फंड भी देता है। दावा किया जाता है कि ईरान का मकसद किसी तरह इन देशों से अमेरिकी सेना को भगाना है, क्योंकि सीरिया और इराक में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जिनकी बदौलत अमेरिका पश्चिम एशिया में पूरी ताकत के साथ मौजूद है। माना जाता है कि यही बात ईरान को खटकती है।
क्योंकि जब तक अमेरिका पश्चिम एशिया में बना रहेगा तब तक ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से इजरायल और हमास की जंग की शुरुआत से सीरिया और इराक में कई बार अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बात की तस्दीक खुद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी कर दी। पेंटागन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से सीरिया में 34 तो इराक में 32 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में 60 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी इजरायल और हमास की जंग जब से शुरू हुई है तब से अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में निशाने पर है। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि इन सभी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। और इस बीच अमेरिका के घातक हथियारों की चोरी ने बाइडेन सरकार का सिरदर्द और बढ़ा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ये हथियार अमेरिका के दुश्मनों के पास पहुंच चुके हैं तो वो उनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना पर ही करेंगे। यानी अमेरिका के हथियार ही उसके सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। और माना जाता है कि सीरिया में ईरान के समर्थन वाले संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि कई दूसरे चरमपंथी संगठनों से जुड़े लोग भी अमेरिकी सेना पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं यमन के हूथी लड़ाके भी इस काम में ईरान की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक में खूंखार आतंकी संगठन ISIS और कुर्द लड़ाके अमेरिका के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। यानी इन दोनों देशों में अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती अपने सैन्य ठिकानों को दुश्मनों के हमलों से बचाए रखने की है। लेकिन खबर है कि हथियारों की चोरी की घटनाओं ने पश्चिम एशिया में उसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के कमजोर होने की कीमत उसके सबसे बड़े दोस्त इजरायल को चुकानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि ईरान भी इसी ताक में बैठा है और इसीलिए उसके इशारे पर सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हुए। इस बीच इराक की असायब अहल अल हक नाम की राजनीतिक पार्टी ने वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। साथ ही अमेरिका से तुरंत इराक छोड़ने की मांग कर दी। उसने वहां की सरकार को दो टूक कह दिया कि विदेशी सैनिकों को इराक में सैन्य अड्डे बनाने का कोई हक नहीं। माना जाता है कि असायब अहल अल हक नाम की इस पार्टी को ईरान का समर्थन हासिल है और ईरान हर तरह से उस पार्टी की मदद करता है। और यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पार्टी के बड़े नेताओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही ये दबाव बनाया जा रहा है कि इराक की सरकार किसी भी तरह अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकलने पर मजबूर कर दे। उधर बड़ी खबर आई हमास की कैद में मौजूद बंधकों पर। खबर है कि बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील से अलग भी कुछ बंधकों की रिहाई करने का ऐलान हमास की तरफ से किया गया है। ये बंधक रूस के नागरिक हैं। माना जा रहा है कि हमास के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तोहफा देने के लिए रूस के नागरिकों की रिहाई का ऐलान किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि ये बंधक इजरायल के साथ हुए हमास के समझौते में शामिल नहीं है। हमास के इस ऐलान को पुतिन और हमास के बीच नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भले ही पुतिन इस जंग में खुलकर कभी हमास के साथ नहीं दिखे, लेकिन ईरान के साथ मिलकर उन्होंने उसकी मदद तो की ही होगी, क्योंकि ईरान और रूस की दोस्ती यूक्रेन जंग से चली आ रही है और वो दोस्ती इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में भी देखने को मिली, क्योंकि ईरान के सुर में सुर मिलाकर रूस ने भी कई बार इजरायल को गाजा में बमबारी रोकने की चेतावनी दी थी। और माना तो ये भी जाता है कि ईरान के ही जरिए रूस ने इजरायल के खिलाफ जारी जंग में हमास की मदद भी की थी और उस मदद के बदले ही हमास रूस को ये तोहफा दे रहा है और इजरायल के साथ हुए समझौते से अलग उसके दो बंधकों को छोड़ रहा है। क्योंकि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में पुतिन ने कई बार हमास का समर्थन करने के संकेत दिए। जंग की शुरुआत में भले ही पुतिन ने इससे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन जंग के दौरान ईरान और हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली थी। और उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि पुतिन खुद को ईरान और हमास के खेमे के नेता की तरह दिखाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने हमास और ईरान की मेजबानी ऐसे वक्त में की जब इजरायल और हमास के बीच जारी जंग चरम पर थी। हालांकि उस वक्त भी पुतिन से इसे दोनों पक्षों की बात सुनने की एक कोशिश ही बताया गया, लेकिन माना जाता है कि उस वक्त पुतिन ने अपने दोस्त ईरान के साथ मिलकर हमास की मदद करने का प्लान तैयार कर लिया था और तब से ही पुतिन हमास का समर्थन कर रहे हैं और ईरान के जरिए उस तक हर वो मदद पहुंचा रहे हैं जिसके दम पर वो इजरायल की फौज का मुकाबला कर सके। और इसीलिए पुतिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सीरिया के जरिए ईरान के समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें भेजी थी
ताकि वो इजराइल के खिलाफ जारी जंग में हमास का साथ दे सके, क्योंकि हिजबुल्लाह जंग की शुरुआत से ही हमास के साथ खड़ा है और वो कई बार हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में जब हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें मिलने की खबर आई तो पुतिन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगा, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें ईरान के समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाई गई। माना जाता है कि रूस ने सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते का फायदा उठाकर एंटी शिप मिसाइलें हिजबुल्लाह तक भेजी ताकि हिजबुल्लाह के समर्थन से हमास इजराइल का मुकाबला कर सके। उधर बड़ी खबर आई एलोन मस्क के इजराइल को समर्थन देने से जुड़ी। एलोन मस्क के इजराइल दौरे के बाद हमास ने उनसे गाजा का दौरा करने की भी अपील कर दी। हालांकि खबर है कि एलोन मस्क ने हमास के ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि गाजा जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। एलोन मस्क एक दिन पहले ही इजराइल पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन इलाकों का दौरा किया जहां हमास ने 7 अक्टूबर को कहर बरपाया था और वहां पहुंचकर उन्होंने इजराइल को गाजा को दोबारा रहने लायक बनाने में मदद करने का ऐलान भी किया। माना यह जा रहा है कि ऐसा उन्होंने दुनिया भर में मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों की आलोचना झेलने के बाद किया। आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर यहूदियों के विरोध में की गई एक पोस्ट का समर्थन किया था, जिसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद उन्होंने इजराइल जाकर यहूदी समुदाय के लोगों की मदद का भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही इजराइल को समर्थन देने का ऐलान किया, हमास ने भी उन्हें गाजा आने का न्योता दे दिया। इजराइल से लगातार जंग लड़ रहे हमास के कमांडरों ने एलोन मस्क से अपील कर दी कि वो एक बार आकर गाजा की हालत भी देखें और फिर फैसला लें कि उन्हें इजराइल का समर्थन करना चाहिए या नहीं। हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने एलोन मस्क को जो तबाही दिखाई वो गाजा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हमास के कमांडर उसामा हमदान ने एलोन मस्क से अपील की कि वो एक बार आकर गाजा का भी दौरा करें, क्योंकि हमास का आरोप है कि नेतन्याहू जानबूझकर दुनिया के सामने हमास के हमले को क्रूर बताने की कोशिश में लगे हैं। और हमास के मुताबिक इजराइल की सेना के किए नरसंहार से वो सबका ध्यान हटाना चाहता है ऐसा करके। और माना जा रहा है कि इसी वजह से हमास ये चाहता है कि एलोन मस्क इजराइल का समर्थन करने से पहले एक बार गाजा का भी दौरा करें। हालांकि खबर है कि एलोन मस्क ने हमास के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने ये दलील दी कि इस वक्त गाजा में हमले जारी हैं और वहां जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो हमास के न्योते को स्वीकार नहीं कर सकते। और ये बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि एक दिन पहले ट्विटर के मालिक एलोन मस्क इजराइल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इजराइल के वो इलाके दिखाए जहां हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमला किया था और इजराइल की सेना उन्हें किबुत्ज कफ्र अज़ा इलाके में लेकर गई। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसी इलाके में सबसे भीषण हमले किए थे, जिससे वो पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया था। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने वहां बेहिसाब गोलियां बरसाई थीं, जिनके निशान वहां के घरों पर दिखाई दिए। कुछ घर तो बम धमाकों की वजह से खंडहर में तब्दील हो गए थे। वहीं एक घर की छत पर तो गोलियों के इतने निशान थे कि उन्हें देखकर नेतन्याहू और एलोन मस्क दोनों हैरत में पड़ गए। इस दौरान एलोन मस्क वहां मची बर्बादी का वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। और इसके बाद इजराइल की सेना और नेतन्याहू ने खास तौर पर एलोन मस्क को एक ऐसा घर दिखाया जहां हमास के लड़ाकों ने बर्बरता की कहानी लिखी थी। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके जब इजराइल में घुसे थे तो उनके निशाने पर किबुत्ज कफ्र अज़ा इलाके के कई घर थे। इजराइल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने हमले के दौरान उस इलाके में मौजूद एक भी शख्स को नहीं बख्शा था और वहां लाशों का ढेर लगा दिया था। आरोप तो यह भी है कि हमास के लड़ाके इसी किबुत्ज कफ्र अज़ा से सबसे ज्यादा लोगों को अपने साथ ले गए थे। मतलब इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने यहाँ कत्लेआम मचाया और जितने लोगों को मारा उतने ही लोगों को बंधक भी बनाया। इस दौरान नेतन्याहू और एलोन मस्क को एक ऐसे घर में भी ले जाया गया जहां हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ मौत का तांडव किया था, बल्कि उस घर में मौजूद एक 4 साल की बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू ने उन्हें यह भी बताया कि उस बच्ची को 2 दिन पहले ही हमास की कैद से रिहा करा लिया गया, लेकिन किबुत्ज कफ्र अज़ा से इतने दिनों बाद तक भी उस हमले के निशान नहीं मिटे। वहां बच्चों के झूलों पर कारतूस पड़े नजर आए। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने वहां रहने वाले लोगों को डराने के लिए
7 अक्टूबर को अंधाधुंध गोलीबारी की थी। और इजरायल ने हमास की उसी बर्बर हमले के सबूत इलॉन मस्क को दिखाए, जिसके बाद इलॉन मस्क इजरायल के राष्ट्रपति से इस बारे में बातचीत करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने इजरायल की मदद करने का भरोसा भी दिया और ये वादा किया कि वो गाजा को फिर से बसाने में नेतन्याहू सरकार के साथ काम करेंगे। इस बातचीत के दौरान इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने इलॉन मस्क से ये अपील की कि वो उन लोगों का समर्थन बिल्कुल न करें जो इस जंग के लिए सिर्फ यहूदी समुदाय के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने इलॉन मस्क से ट्विटर पर इस तरह के भड़काऊ बयान देने वालों पर लगाम लगाने की गुजारिश भी की। You have a huge role to play and I think we need to fight it together. इस बातचीत के दौरान इलॉन मस्क हमास के बर्बर हमलों से बुरी तरह चिढ़े नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हिंसा की इस आग को बुझाने के लिए आम नागरिकों को मारने वालों का खात्मा जरूरी है। There's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. इस दौरान इलॉन मस्क ने इजरायल और हमास की जंग में मारे गए बेगुनाह लोगों की मौत पर दुख जताया। साथ ही ये भरोसा दिया कि जंग खत्म होने के बाद वो इजरायल के साथ मिलकर गाजा में स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद करेंगे ताकि गाजा के लोगों को बेहतर भविष्य मिल सके। उधर बड़ी खबर आई ईरान और रूस के बीच लड़ाकू विमानों की बहुत बड़ी डील से जुड़ी। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि ईरान ने रूस से लड़ाकू विमान और जंगी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बहुत बड़ी डील की और ये डील ऐसे वक्त में हुई जब इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा है। वो लगातार इजरायल और उसका साथ दे रहे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। दावा है कि जंग के बीच ईरान ने रूस से सुखोई 35 समेत कई घातक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता किया है, जिसका मतलब है कि ईरान अपनी ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी में है। ईरान के मजबूत होने से इजरायल और अमेरिका के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि दावा है कि ईरान इस बार अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस से लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने रूस से सुखोई 35, मी-28 अटैक हेलीकॉप्टर और याक-130 समेत कई दूसरे विमान खरीदने के लिए डील की है। दावा है कि इस डील के तहत जल्द ही ईरान को रूस से फाइटर जेट भी मिल जाएंगे, यानी ईरान की वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दावा है कि ईरान की वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से वो लंबे वक्त तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल चुका है। ऐसे में ईरान किसी और देश से लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाया था, लेकिन दावा है कि उसने रूस के साथ बहुत बड़ी डील की है, यानी ईरान को मजबूत करने में रूस जी जान से जुटा है। इससे पहले ये खबर सामने आ चुकी है कि उसने इजरायल के दुश्मन हिजबुल्लाह को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। यानी ईरान खुद को किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं करना चाहता। वो लंबे वक्त से इजरायल के निशाने पर है। इसके अलावा अमेरिका से भी ईरान की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस दुश्मनी को और गहरा कर दिया। यही नहीं, हमास का खुलकर साथ देकर ईरान ने इजरायल और अमेरिका दोनों को भड़का दिया। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका था। दावा है कि ईरान इसीलिए अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में है, ताकि वो आने वाले दिनों में भी अपने रुख पर कायम रह सके। सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया के मुताबिक इस काम में रूस एक बार फिर उसकी मदद कर रहा है। इस बीच ईरान की सेना ने यासीन नाम के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने ला दिया। दावा है कि इसे ईरान की सेना ने बनाया है। खबर है कि इस विमान को उड़ाने के बाद ईरान की वायुसेना के पायलटों को सुखोई 35 फाइटर जेट उड़ाने में काफी मदद मिलेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी मकसद से ईरान की सेना ने इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया है। उधर बड़ी खबर आई नेटो में पड़ रही दरार पर। खबर है कि नेटो के सदस्य देश हंगरी के प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोल दिया। यूक्रेन जंग में अमेरिका की भूमिका पर नेटो देशों में विद्रोह के संकेत मिलने लगे हैं। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बैन ने अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए और यूक्रेन की जंग पर दुनिया को गुमराह करने तक के आरोप लगा दिए और सबसे ज्यादा नाराजगी जताई यूक्रेन को बार बार पहुंचाए जा रहे हथियारों पर। हंगरी के प्रधानमंत्री का बयान तब आया जब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की अगली खेप भेजने की तैयारी है। लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री को यह बात हजम नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि बिना किसी साफ मकसद के ही अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बेहिसाब मदद भेजी जा रही है। यूरोप का देश हंगरी कई मायनों में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेटो का सदस्य है। नेटो के सदस्य देश का इस तरह खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलना अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत है। ऊपर से हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। इसके बावजूद हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बैन ने यूक्रेन जंग से दूर रहने की बात कह दी। यानी यूरोप के देशों में भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर गुस्सा बढ़ रहा है और उनके निशाने पर अमेरिका है।
यानी अमेरिका अब अपने ही जाल में घिरता जा रहा है। उसके पक्के सहयोगी ही उस पर यूक्रेन जंग से हाथ खींचने का दबाव बना रहे हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका यूक्रेन जंग ही नहीं बल्कि इजराइल जंग में भी बुरी तरह फंसा हुआ है और दोनों ही मोर्चों पर वो अपने सहयोगियों के लिए हथियारों का खजाना दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। यूक्रेन में जंग शुरू हुए 21 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजने बंद नहीं की। अभी तक अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 7,500 करोड़ डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी जा चुकी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका से इतनी बड़ी मदद मिलने के बावजूद जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। बल्कि यूरोप के देश तो दावा करने लगे हैं कि रूस को हराना मुमकिन ही नहीं है। ये बात हंगरी के प्रधानमंत्री ने भी कही। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पश्चिम को मानना ही पड़ेगा कि जंग में रूस नहीं हारने वाला, जबकि अमेरिका की कोशिश शुरू से ही इस जंग में रूस को घुटनों पर लाने की है। लेकिन उसका ये दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है और दूसरी तरफ उसके सहयोगी ही उसके फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के सामने ज्यादा विकल्प भी बाकी नहीं बचे। अगर वो यूक्रेन को मदद करना बंद करता है तो पूरी दुनिया में उसकी फजीहत होगी और उस पर यूक्रेन को जंग की आग में झोंकने का आरोप लगेगा। जबकि यूक्रेन को अगर हथियारों की अगली खेप भेजी गई तो उसके साथी भी उसके खिलाफ खड़े दिखाई दे सकते हैं। हंगरी के पीएम का बयान तो सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि यूरोप के कई देश अब यूक्रेन जंग में अमेरिका के फैसलों पर भड़के हुए दिखने लगे हैं, जिसकी वजह भी साफ है। यूक्रेन में छिड़ी जंग का सबसे ज्यादा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर ही हुआ है। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच टीटीपी के मुद्दे पर एक बार फिर तलवारें खिंच सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए हमले के लिए टीटीपी को जिम्मेदार मान रहा है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तान के 2 लोगों की मौत हो गई और उसकी सेना के 3 जवान समेत कुल 7 लोग घायल बताए गए। और पाकिस्तान का मानना है कि टीटीपी को लगातार आत्मघाती हमले करने की ताकत अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार से ही मिल रही है। मतलब वो अपनी फौज पर हुए हमलों के लिए टीटीपी के साथ ही तालिबान को भी निशाने पर ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी ने तालिबान के इशारों पर ही उसके फौज के काफिले को निशाना बनाया। बताया गया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और इसी बात से पाकिस्तान तमतमा उठा। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के एक लड़ाके ने मोटरसाइकिल में धमाका कर पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। बताया गया कि इस आत्मघाती हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों समेत 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। और इसी बात से पाकिस्तान एक बार फिर बुरी तरह बौखला गया, क्योंकि उसका आरोप है कि टीटीपी को ऐसा करने के ऑर्डर तालिबान की तरफ से मिले। वो पहले भी ये आरोप लगाता है कि उस पर होने वाले तमाम आतंकी हमलों की साजिश काबुल से रची जाती है और इस बार भी पाकिस्तान ने अपने उसी आरोप को दोहराया और इस हमले के लिए टीटीपी के साथ ही तालिबान को भी बराबर का दोषी ठहराया। इससे पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तो ये तक ऐलान कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ठिकानों को निशाने पर लेने से भी नहीं कतराएगी। मतलब दोनों देशों के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, क्योंकि टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान का मानना है कि उसके पड़ोसी तालिबान उसके कट्टर दुश्मन टीटीपी से पक्की दोस्ती निभा रहे हैं। और पाकिस्तान के मुताबिक तालिबान के दम पर ही टीटीपी पाकिस्तान को लगातार दहला रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि उसने पहले भी कई बार टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए तालिबान से मदद की मांग की थी, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। पाकिस्तान के मुताबिक उसने टीटीपी को जड़ से मिटाने के लिए अपने विशेष दूत आसिफ दुर्रानी को कुछ महीनों पहले काबुल भेजा था, लेकिन तालिबान ने उन्हें ये कहते हुए लौटा दिया था कि ये पाकिस्तान और टीटीपी का अंदरूनी मामला है। मतलब तालिबान ने इस मामले में पाकिस्तान की मदद से साफ इनकार कर दिया था और वो अब तक इस बात पर कायम है। माना जाता है कि इसी वजह से पाकिस्तान तालिबान को टीटीपी का संरक्षक बताता है और वो ये आरोप लगाता है कि टीटीपी को बचाने के लिए ही तालिबान ने उससे हाथ नहीं मिलाया। और तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने इसी बात का बदला उसके देश में मौजूद शरणार्थियों से लिया। तालिबान का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने टीटीपी के मामले में पाकिस्तान का हाथ झटका, पाकिस्तान ने अपने देश में मौजूद अफगान शरणार्थियों को वहां से निकालने का फैसला ले लिया और फिर लाखों अफगान शरणार्थियों को रातों रात पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने उनसे बदला लेने के इरादे से ही यह कदम उठाया।
आरोप तो ये भी लगे थे कि पाकिस्तान ने हजारों अफगान शरणार्थियों को जेलों में ठूंस दिया था, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, और फिर इन सभी को अफगानिस्तान भेजने के लिए तोरखंग बॉर्डर पर पहुंचा दिया। लेकिन अपने नागरिकों के साथ हुए इस तरह के बर्ताव से तालिबान तमतमा उठे थे और उन्होंने ये धमकी दी थी कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान का मानना है कि तालिबान ने शरणार्थियों के मुद्दे के बाद ही टीटीपी को हमले तेज करने के आदेश दिए ताकि पाकिस्तान के शहरों को बुरी तरह दहलाया जा सके। उधर एक और बड़ी खबर आई पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों की साजिश से जुड़ी ये खबर। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकी भारत के कई शहरों पर हमले करने की प्लानिंग में जुटे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उन्होंने आतंकियों के इस प्लान को डिकोड कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक वहां मौजूद आतंकी पिछले कुछ दिनों में हुई अपने साथियों की हत्याओं का बदला लेने के इरादे से भारत को निशाने पर लेने की फिराक में। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कई आतंकी संगठनों के साथ हुई कई बैठकें भी की हैं और खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि इन बैठकों में हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए भारत में हमले करने का प्लान बाकी आतंकियों के सामने रखा। सूत्रों के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन ने उन आतंकियों को भारत के कई शहरों में धमाके करने के निर्देश दिए ताकि पाकिस्तान में लगातार रहस्यमयी तरीके से हो रही आतंकियों की मौत का बदला लिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में बैठकें की, जिनमें पाकिस्तान में पिछले महीनों में मारे गए आतंकियों की मौत का हिसाब चुकाने की कसम खाई गई और दावा है कि इसके लिए भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की प्लानिंग की गई और आतंकियों को ये निर्देश दिए गए कि वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब में धमाके कर इन जगहों को दहलाने में अपनी ताकत झोंक दें, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों का मानना है कि उन पर भारत के इशारे पर ही हमले हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो भारत को निशाने पर लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि अब आतंकियों का यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके इस प्लान का पर्दाफाश हो चुका है। दावा किया गया कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सैयद सलाउद्दीन बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग में जुटा है और सूत्रों के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों को भारत में मौजूद अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि उसने भारत में मौजूद कुछ टूरिस्ट गाइड को घुसपैठ कराने के लिए हर महीने 15,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। सूत्रों का दावा है कि पहले आतंकी संगठन इन टूरिस्ट गाइड को 10,000 रुपए महीना देते थे ताकि इनके जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसाया जा सके। माना जा रहा है कि सैयद सलाउद्दीन आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक जिस तरह से आतंकियों की हत्याएं हुई, उससे वहां मौजूद बड़े बड़े आतंकी डरे हुए हैं और खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क बिखरता जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने भारत के शहरों को निशाने पर लेने की साजिश रची है ताकि आतंकियों को दोबारा एकजुट किया जा सके। उधर कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद चीन में जिस बीमारी ने हाहाकार मचा रखा है, उसके पीछे माइकोप्लाज्मा निमोनियाए नाम का एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की वजह से हुई माइकोप्लाज्मा निमोनिया नाम की बीमारी ने चीन में हजारों लोगों को अपना शिकार बना लिया और इस बैक्टीरिया की वजह से ही पिछले करीब 2 हफ्तों से चीन की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन में बच्चों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, खांसते खांसते उनकी हालत बुरी हो रही है। राजधानी बीजिंग में अस्पताल भरे पड़े हैं क्योंकि तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन पैदा करने वाला माइकोप्लाज्मा निमोनियाए बैक्टीरिया चीन में महामारी की तरह फैला है। इस बैक्टीरिया की वजह से ही चीन में हजारों लोग माइकोप्लाज्मा निमोनिया बीमारी से ग्रस्त हैं। ये बैक्टीरिया कोरोना वायरस जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये लंबे वक्त तक लोगों को बीमार रखने में माहिर माना जाता है। इसी वजह से इस माइकोप्लाज्मा निमोनियाए बैक्टीरिया को वॉकिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी ये 2-4 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक लोगों को अपनी चपेट में लेकर बीमार कर सकता है। और चीन में ऐसा ही देखा भी जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां जो भी माइकोप्लाज्मा निमोनियाई बैक्टीरिया की चपेट में आ रहा है, उसे लंबे वक्त तक इलाज की जरूरत पड़ रही है। हालांकि इस बीमारी को फैलाने वाला बैक्टीरिया लोगों के आसपास ही मौजूद रहता है, लेकिन वो तब खतरनाक हो जाता है जब वो वायरस के साथ मिलकर लोगों पर धावा बोलता है।
यानी लोगों की सांसें फुलाने वाला माइकोप्लाज्मा निमोनियाए बैक्टीरिया खुद तेजी से नहीं फैलता, लेकिन जब इसे किसी वायरस का सहारा मिल जाता है तो ये भी एक वायरस की तरह ही काम करने लगता है। बताया जा रहा है कि चीन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया फैलाने वाला बैक्टीरिया भी H1N92 वायरस के साथ मिलकर कहर ढा रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक हो गया। ये बैक्टीरिया जिसको भी अपनी चपेट में ले रहा है उसे खांसी और बुखार की परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह है कि इसकी चपेट में आने वालों के फेफड़ों में सूजन भी आ रही है। इसी वजह से चीन में तेजी से फैल रही माइकोप्लाज्मा निमोनिया बीमारी ने कोरोना महामारी की याद दिला दी, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया को डरा देने के लिए काफी है। वहां 1 या 2 शहरों में बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए हैं, बल्कि ये बीमारी वहां एक शहर से दूसरे शहर में तेजी से फैल रही है, जिसकी खौफ से भर देने वाली तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। बीजिंग के एक सरकारी अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। बच्चों के इलाज के लिए लोग परेशान होकर इधर उधर भागते दिखे। कुछ ऐसा ही हाल चीन के लियाओनिंग शहर समेत कई और इलाकों का है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक वहां रोजाना औसतन करीब 7,000 बच्चे अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं और पिछले 10 दिन में माइकोप्लाज्मा निमोनिया की चपेट में आए बच्चों की संख्या करीब दुगनी हो गई। यही नहीं, जिस रफ्तार से ये बीमारी फैल रही है, आशंका जताई जा रही है कि मरीजों की ये गिनती अगले 10 दिन में फिर दुगनी हो जाएगी। हालांकि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली इस बीमारी का इलाज मुश्किल नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं इसकी रोकथाम आसानी से कर सकती हैं। लेकिन लंबे वक्त तक इन्फेक्शन फैलाने की वजह से माइकोप्लाज्मा निमोनिया चीन की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। उधर बड़ी खबर आई चीन और म्यांमार की सीमा से। खबर है कि वहां पर चीन ने अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है और भारी भरकम तोपों की तैनाती कर दी है। चीन की फौज पहले से वहां युद्धाभ्यास में लगी हुई है। चीन की फौज की यह तैयारी इसलिए अहम है क्योंकि म्यांमार की सेना इस वक्त विद्रोहियों के सामने बेहद कठिन जंग लड़ रही है। विद्रोहियों का मजबूत होना चीन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है और इसीलिए अब माना जा रहा है कि चीन इस जंग में म्यांमार की सेना की मदद के लिए किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है। चीन को म्यांमार की सेना का तगड़ा समर्थक माना जाता है और इसीलिए चीन के युद्धाभ्यास को म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध से जोड़कर ही देखा जा रहा है। चीन के युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली। इस अभ्यास में चीन की सेना के ताकतवर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बेड़ा मौजूद रहा। ताबड़तोड़ गोलीबारी और बमबारी का शोर ऐसा कि सीमा पार म्यांमार में मौजूद विद्रोहियों के होश उड़ जाएं। ये वीडियो भी खुद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ही जारी किया। वीडियो में चीन के फौजी पहाड़ों के बीच लड़ने का अभ्यास करते दिखे। चीन और म्यांमार का बॉर्डर पहाड़ी रास्तों और जंगलों से घिरा है। चीन की फौज की ये तैयारी घने जंगलों के बीच जंग लड़ने का अभ्यास मानी जा रही है। ऊपर से खबरें तो यहां तक आएंगी चीन की फौज ने अपनी कुछ तोपें म्यांमार से लगने वाली सीमा पर ही तैनात करने का फैसला किया है। हालांकि चीन की फौज ने सफाई दी है कि उसने म्यांमार से चीन में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर तैनाती बढ़ाई है, जिसकी कुछ घटनाएं सामने आ भी चुकी हैं। खबरों के मुताबिक गृह युद्ध के कारण म्यांमार से निकले कुछ लोगों ने चीन में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिन पर चीन की फौज ने गोलीबारी कर दी। माना जा रहा है कि म्यांमार में मौजूद विद्रोहियों की नाराजगी सिर्फ वहां की सेना से नहीं बल्कि चीन की सेना से भी है। इसीलिए चीन के निवेश और चीन की कंपनियां भी म्यांमार में विद्रोहियों के निशाने पर है। चीन और म्यांमार को जोड़ने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो अक्टूबर में ही तबाह कर दिया गया था। 2 दिन पहले चीन से सामान लेकर आ रहे ट्रकों के काफिले को भी विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। अब खबर है कि म्यांमार की फौज लगातार विद्रोहियों के सामने घुटने टेकती जा रही है, जिसकी वजह से म्यांमार के विद्रोहियों के कब्जे वाली जगह बढ़ती जा रही है। विद्रोहियों के कब्जे वाली जगहों को बढ़ने का मतलब यह है कि सेना के हाथ से सत्ता की बागडोर छिन सकती है। खबरों के मुताबिक म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद चौकियों पर भी तेजी से विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा है और ऐसे वक्त में म्यांमार की सीमा के करीब चीन का शक्ति प्रदर्शन चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन की सेना वहां के विद्रोहियों को संकेत देना चाहती है, बल्कि यूं कह लीजिए कि जंग का यह अभ्यास म्यांमार के विद्रोहियों को चीन की खुली धमकी है, क्योंकि म्यांमार की सरकार अब भी वहां की सेना के हाथ में है और अगर म्यांमार की सेना ने चीन से मदद मांग ली तो चीन अपने सैनिकों को म्यांमार भेज सकता है। हालांकि अब तक न तो चीन ने खुलकर इस बात के संकेत दिए और न ही म्यांमार की सेना ने, लेकिन म्यांमार की सीमा पर चीन की तैयारी एक पहेली बनी हुई है।
इस बात की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि चीन ने पिछले 2.5 साल में म्यांमार में करोड़ों डॉलर निवेश किए हैं। वहां सड़कों का जाल बनाने में भी पैसा पानी की तरह बहाया गया है। लेकिन अगर म्यांमार की सत्ता वहां की सेना के हाथ से छिटक गई तो चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और म्यांमार में लड़ रहे विद्रोही गुट जैसा दावा कर रहे हैं, वहां सेना के हाथ से सत्ता फिसलती दिख भी रही है। विद्रोही संगठन म्यांमार में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर चुके हैं। पिछले 1.5 महीने से म्यांमार की सेना के खिलाफ वहां के विद्रोही संगठनों ने जंग छेड़ रखी है और अब वो दावा कर रहे हैं कि म्यांमार के एक बड़े हिस्से पर उनका कब्जा हो गया है। यानी वहां की सत्ता पर काबिज सेना के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आधुनिक हथियारों और लड़ाकों की बड़ी संख्या के साथ लड़ रहे वहां के विद्रोही सेना पर भारी पड़ रहे हैं। साल 2021 में म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी और तभी से विद्रोहियों और सेना के बीच वहां जंग छिड़ी हुई है। विद्रोहियों का आरोप है कि वहां की सेना म्यांमार के लोगों पर जुल्म कर रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी जैसी परेशानियों की वजह से भी वहां की सेना को विरोध झेलना पड़ रहा है। उधर बड़ी खबर आई चीन के युद्धपोत से जुड़ी। खबर है कि चीन ने अपने फुजियान युद्धपोत से लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम की टेस्टिंग की है। यह असल में एक शक्तिशाली गुलेल की तरह है। मतलब इसकी मदद से विमानों को तेजी के साथ हवा में उछाला जाएगा ताकि वो युद्धपोत से ही उड़ान भर सकें। हालांकि चीन ने इसमें सफलता मिलने का दावा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर चीन इसमें कामयाब रहा तो वो अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाएगा, क्योंकि उसके युद्धपोत भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम से लैस हो सकते हैं। ये युद्धपोत से लड़ाकू विमानों को उड़ाने की सबसे आधुनिक तकनीकों में एक है, जो अब तक सिर्फ अमेरिका की नौसेना के पास है। लेकिन चीन की मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि उसकी सेना भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम को आजमाने में जुटी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम असल में एक गुलेल की तरह काम करता है, जिसमें युद्धपोत पर खड़े लड़ाकू विमानों के पहियों के पीछे की तरफ एक मजबूत रस्सी अटकाई जाती है, जो रबर बैंड की तरह पीछे की तरफ खिंची होती है। और जैसे ही वो लड़ाकू विमान आगे बढ़ता है, ये रस्सी उसकी रफ्तार को कई गुना कर देती है। और इसकी मदद से लड़ाकू विमान छोटे से रनवे से ही तेजी से उड़ान भर सकता है, क्योंकि युद्धपोतों में इतना बड़ा रनवे नहीं होता कि लड़ाकू विमान रफ्तार पकड़ सके। माना जा रहा है कि चीन इसे अपने फुजियान युद्धपोत में इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है, क्योंकि चीन का फुजियान युद्धपोत एक कैटोबार टाइप युद्धपोत है। मतलब इस युद्धपोत में बनाए गए रनवे के किनारों पर लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की जाती और इनका रनवे एकदम समतल होता है। जबकि दूसरी तरफ स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी किस्म के युद्धपोतों में रनवे के अंत का हिस्सा आसमान की तरफ उठा होता है। इससे लड़ाकू विमानों को तेजी से आगे बढ़ते हुए हवा में जाने में मदद मिलती है और फिर वो आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इन युद्धपोतों में भारत के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे युद्धपोत भी शामिल हैं। लेकिन कैटोबार मतलब कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी युद्धपोतों में ऐसा नहीं होता, बल्कि उनमें बना रनवे एकदम समतल होता है। इसलिए उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult लॉन्च सिस्टम की मदद ली जाती है, जिनके दम पर लड़ाकू विमानों की गति को कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है ताकि वो आसानी से उड़ान भर सके। हालांकि गुलेल जैसी यह आधुनिक तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन चीन की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नौसेना भी इसे बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब चीन के लिए समंदर में फुजियान जैसे और कई युद्धपोतों की तैनाती का रास्ता साफ हो सकता है। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens.
start again and just let it all go. With JK Tyres Ranger 80. JK Tyre, total control. 17 दिन से सुरंग के अंदर फंसे इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूर देवदूत साबित हुए, क्योंकि दिल्ली से पहुंची रैट माइनर्स की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही हाथों से 12 मीटर की खुदाई कर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। यानी हाथों से संकरी जगहों में खुदाई करने में माहिर ये मजदूर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वरदान साबित हुए। रैट माइनर्स की टीम ने वो करिश्मा कर दिखाया जो आधुनिक और ताकतवर अमेरिकी ऑगर मशीन तक नहीं कर पाई। इन मजदूरों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देसी तकनीक का इस्तेमाल किया और सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए 12 मीटर की खुदाई कर पाइप धकेलने का रास्ता बनाया। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक एक कर बाहर निकाला गया। बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले इन मजदूरों के सामने 800 मिलीमीटर यानी 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर ड्रिल करने की चुनौती थी। मतलब खुदाई का काम ऐसी जगह पर करना था जहां एक आदमी ठीक तरह से बैठ तक न पाए, लेकिन उसी पाइप में इन मजदूरों ने घुटनों के बल बैठकर और लेटकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया। और इन्हीं रैट माइनर्स की बदौलत उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सबसे लंबे और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। रैट माइनर्स ऐसे मजदूर होते हैं जो छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर या यूं कहें कि संकरी जगहों में जाकर हाथों से खुदाई करने का काम करते हैं। मतलब जहां आधुनिक और महंगी मशीनें घुटने टेक देती हैं, वहां ये मजदूर अपने हाथों से ही कमाल करने का हुनर रखते हैं। और इस देसी तकनीक में महारत रखने वाले लोगों के पास पहाड़ों को काटकर जमीन के अंदर जाने का अनुभव होता है। ये लोग बखूबी जानते हैं कि पहाड़ों और चट्टानों की बनावट को कैसे भेदना है। असल में मेघालय और झारखंड की कोयला खदानों में छोटे छोटे छेद के जरिए अवैध तरीके से खुदाई की जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कोयले की परत 3 से 4 फीट यानी बेहद पतली होती है। कोयला निकालने वाले मजदूर सीधे कोयले की परत तक जाने के लिए छोटे छोटे छेद बनाते हैं। ये छेद इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधे बैठा भी नहीं जा सकता, इसीलिए इनमें घुटनों के बल रेंगते हुए पहुंचकर कोयला निकाला जाता था। खुदाई की ये प्रक्रिया चूहे के बिल खोदने जैसी है। इसी वजह से इन्हें रैट होल माइनर्स कहते हैं। मतलब कोयले की खदानों में रैट माइनर्स बिल्कुल वैसे ही खुदाई करते थे जैसे चूहे जमीन में अपना बिल बनाते हैं। इस देसी तकनीक में खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन और कुदाल का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। और इसी देसी तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में घुसने का रास्ता तैयार किया था। 32 इंच चौड़े पाइप में जाकर खुदाई करने के लिए इन मजदूरों ने पूरी ताकत के साथ अपना पूरा अनुभव भी झोंक दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलक्यारा पहुंचने के फौरन बाद रैट माइनर्स की टीम ड्रिलिंग में जुट गई थी, बल्कि खुदाई का काम शुरू करने से पहले उन्होंने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। मतलब किस तरह से 32 इंच चौड़े पाइप के अंदर जाना है और वहां खुदाई करनी है, क्योंकि मलबे में 47 मीटर की खुदाई का काम पूरा हो चुका था। सिर्फ 10 से 12 मीटर की खुदाई बची थी, जिसके लिए दिल्ली से आए रैट माइनर्स की 12 लोगों की टीम ने 4 ग्रुप बनाए। मतलब हर ग्रुप में 3 मजदूर थे जो बारी बारी से टनल में जाकर ड्रिलिंग का काम करते थे। इन 3 लोगों में पहला मजदूर लेटकर या फिर घुटनों के बल बैठकर पाइप के अंदर मलबे की खुदाई करता था, जबकि दूसरा मजदूर ठीक उसके पीछे लेटा रहता था, जो मलबे को एक ट्रॉली में भरने का काम करता था। बाद में मलबे से भरी उस ट्रॉली को पाइप के अंदर मौजूद तीसरा मजदूर रस्सी से जोड़ता था। वो ट्रॉली रस्सी के सहारे टनल के ठीक बाहर एक पाइप से बंधी थी, ताकि बाहर बैठे दूसरे मजदूर उस ट्रॉली को आसानी से खींच सकें। और हुआ भी सब कुछ प्लान के मुताबिक। रैट माइनर्स की टीम बारी बारी से अंदर जाकर बिना रुके खुदाई का काम करती थी। नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही 12 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। इसके बाद पाइप की सुरंग से एनडीआरएफ की एक टीम फौरन मजदूरों तक पहुंच गई।
और फिर बिना वक्त गंवाए एक एक करके 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम सुरंग में पहिए लगे स्ट्रेचर के साथ पहुंची थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम ये नहीं चाहती थी कि इतने दिनों से टनल में फंसे मजदूर रेंगते हुए 32 इंच चौड़े पाइप से। बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट से जुड़ी। खबर है कि अंतरिक्ष में पहुंच चुकी उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तस्वीरें खींची हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें भी जासूसी सैटेलाइट के जरिए हासिल करने का दावा उत्तर कोरिया की तरफ से किया गया है। ये दोनों ही जगहें अमेरिका में सबसे ज्यादा संवेदनशील और सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। अमेरिका की सबसे अहम 2 जगहों की तस्वीरें हासिल करने का मतलब सुरक्षा के मामले में अमेरिका को सीधी चुनौती देना है। इससे पहले अमेरिका के गुआम एयरबेस की तस्वीरें भी इसी जासूसी सैटेलाइट के जरिए हासिल करने का दावा उत्तर कोरिया कर चुका है। लेकिन इस बार का उत्तर कोरिया का दावा अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। व्हाइट हाउस और पेंटागन अमेरिका में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती हैं। इनकी तस्वीरें हासिल करने का मतलब अमेरिका को सीधे चुनौती देना है, वो भी तब जब उत्तर कोरिया पर वो पहले से भड़का हुआ है। उत्तर कोरिया के दावे पर मोहर लगाने वाला अभी तक कोई नहीं है। उत्तर कोरिया ने व्हाइट हाउस और पेंटागन की अंतरिक्ष से ली गई कोई तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन उसका ये दावा इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज करने का जोखिम अमेरिका नहीं उठा सकता। पेंटागन तो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है और व्हाइट हाउस अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का घर। इन दोनों जगहों की तस्वीरें हासिल करने का दावा ही अमेरिका को उकसाने वाला है। पहले ही गुआम एयरबेस की तस्वीरें सामने आने की बात ने अमेरिका के होश उड़ा रखे हैं। इसीलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया। लेकिन उत्तर कोरिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, बल्कि खबर तो यह है कि उत्तर कोरिया कुछ नई जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकता है। उत्तर कोरिया पूरी तरह जंग के लिए तैयार दिखा रहा है अपने आप को। खबर है कि उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी है और उसने साफ कहा कि वो हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर कोरिया के इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कुछ और जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। मतलब ये कि अंतरिक्ष में वो अपने जासूसों की गिनती बढ़ाने वाला है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया का ये जोश उसकी पहली जासूसी सैटेलाइट से आ रही तस्वीरों ने बढ़ाया। पहले ही गुआम एयरबेस की तस्वीरें सामने आने की बात ने अमेरिका के होश उड़ा रखे हैं और अब व्हाइट हाउस और पेंटागन के राज भी किम जोंग उन की मुट्ठी में कैद हो चुके हैं। उत्तर कोरिया को लगता है कि वो अपने दुश्मनों के राज अपने उस जासूस के जरिए आसानी से हासिल कर सकता है। हालांकि अमेरिका जासूसी सैटेलाइट के लॉन्च को संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का उल्लंघन मान रहा है। यहाँ तक कि जापान और दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया के इस कदम से बुरी तरह भड़के हुए हैं, क्योंकि यही वो 3 मुल्क हैं जिन्हें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट को बड़ा खतरा भी मान रहे हैं। इसीलिए इस सैटेलाइट के फौरन बाद दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा कदम उठा लिया और 5 साल पुराना एक समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 2018 में हुआ ये एक ऐसा समझौता था जिससे दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में मदद मिलती थी। इस समझौते के मुताबिक दोनों ही देश बॉर्डर के इलाकों में हवाई सर्वेलेंस नहीं करते थे। मतलब एक दूसरे पर नजर रखने के लिए बॉर्डर के इलाकों में न तो कोई ड्रोन उड़ाएंगे और न ही कोई विमान। लेकिन जब उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में ही अपना जासूस भेज दिया तो दक्षिण कोरिया ने यह समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने ही कह दिया कि वो समझौता उनके लिए भी मायने नहीं रखता। और उस समझौते के टूटने के बाद से ही उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं के पास सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया, जिसका सीधा मतलब यह कि दोनों देशों के बीच तनाव भी कई गुना बढ़ गया, जो कभी भी जंग की वजह बन सकता है। जिसकी एक वजह और सामने आ गई जब दक्षिण कोरिया ने भी जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का ऐलान कर दिया। अब तक यह साफ नहीं है कि दक्षिण कोरिया की तरफ से जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कब भेजा जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि उसकी मंशा इसके पीछे उत्तर कोरिया पर नजर रखने की है। साथ ही वो ये भी दिखाना चाहता है कि वो उत्तर कोरिया से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। सीधा मतलब ये कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जमीनी जंग से पहले अंतरिक्ष में जंग छिड़ गई। खबर आई कि दक्षिण कोरिया की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में ही एक जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है।
ये सैटेलाइट अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजी जा सकती है। माना तो यहां तक जा रहा है कि दक्षिण कोरिया भी लंबे वक्त से इस तरह की सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी ये तैयारी शुरू से ही उत्तर कोरिया को जवाब देने की थी। मतलब ये कि उत्तर कोरिया के जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के बाद ही दक्षिण कोरिया इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना चाहता था। लेकिन दोनों देशों के बीच इस तनाव का असर केवल अंतरिक्ष में नहीं हो रहा, बल्कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सेनाएं भी जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया के साथ जापान और अमेरिका भी दिख रहे हैं। तीनों देशों की सेनाओं ने उत्तर कोरिया की समुद्री सीमा के पास एक ऐसा युद्ध अभ्यास किया जो शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर जहाजों का बेड़ा इस अभ्यास में उतार दिया गया। जापान ने भी इस अभ्यास में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीनों देशों की नौसेनाओं ने केवल एक दिन का अभ्यास किया, और वो भी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च होने के ठीक 4 दिन बाद। जानकारी के मुताबिक तीनों देशों की सेनाएं अब हर साल इस तरह का अभ्यास करेंगी, लेकिन इस अभ्यास के कारण तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। उधर बड़ी खबर आई चीन के फिलीपींस को धमकी देने से जुड़ी। खबर है कि चीन ने समंदर में पेट्रोलिंग कर रहे फिलीपींस के एक फाइटर जेट को घेर कर उसे एक बार फिर चेतावनी दे दी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के 2 फाइटर जेट काफी देर तक उसके फाइटर जेट के आसपास चक्कर लगाते रहे, और इसकी वजह से दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ गया। फिलीपींस का आरोप है कि चीन के फाइटर जेट ने समंदर के ऊपर निगरानी कर रहे उसके विमान को घेर लिया, जिसके बाद चीन और फिलीपींस में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चीन के 2 फाइटर जेट समंदर के ऊपर गश्त लगा रहे फिलीपींस के फाइटर जेट को घेरते दिखे। फिलीपींस का दावा है कि दक्षिण चीन सागर में चल रही उसकी पेट्रोलिंग के दौरान चीन के फाइटर जेट काफी देर तक उसके फाइटर जेट के आसपास चक्कर लगाते रहे। लेकिन इसके बावजूद फिलीपींस ने अपनी पेट्रोलिंग पूरी करने का दावा किया। हालांकि इससे पहले भी बीते कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस के बीच कई बार टकराव के हालात बन चुके हैं। फिलीपींस ने पिछले महीने ही आरोप लगाया था कि चीन के कोस्ट गार्ड ने दक्षिण चीन सागर में उसके जहाजों को रोकने की कोशिश की थी, और इसीलिए चीन पर पैनी नजर रखने के लिए फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने साझा पेट्रोलिंग की। 3 दिन तक चली इस पेट्रोलिंग में दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में हवाई और समुद्री गश्त की, और दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही चीन की आक्रामकता पर पैनी नजर रखी। 25 नवंबर को शुरू हुई इस साझा पेट्रोलिंग में फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के 3 जंगी जहाज और 6 लड़ाकू विमान शामिल हुए, और उन्होंने 3 दिन तक दक्षिण चीन सागर में हवाई और समुद्री गश्त की, क्योंकि समंदर में चीन का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रख रहा है। और इसीलिए फिलीपींस ने पिछले हफ्ते भी अमेरिका के साथ मिलकर समंदर में चीन की निगरानी की थी, और उसके बाद फिलीपींस ने ऐलान कर दिया था कि वो आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ भी साझा पेट्रोलिंग करेगा, क्योंकि वो चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। फिलीपींस और चीन में लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है, और इसीलिए वो वहां से गुजरने वाले जहाजों को रोकने की कोशिश करता है। फिलीपींस ने पिछले महीने ही आरोप लगाया था कि चीन के कोस्ट गार्ड के एक जहाज ने उसकी एक सप्लाई बोट को जानबूझकर टक्कर मार दी थी, और उसके बाद दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई थी। और इससे पहले जुलाई महीने में भी चीन के कोस्ट गार्ड पर फिलीपींस के जहाज पर पानी की बौछार करने का आरोप लगा था, और उसके कुछ दिन बाद चीन ने बैरियर लगाकर फिलीपींस के मछुआरों को दक्षिण चीन सागर में घुसने से रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद फिलीपींस ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उस बैरियर को ही काट दिया था, और यह साफ कर दिया था कि अगर चीन उसे आंख दिखाएगा तो फिलीपींस भी उसे जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए फिलीपींस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन की निगरानी की, लेकिन दोनों देशों की इस जॉइंट पेट्रोलिंग से चीन बुरी तरह भड़क गया, और उसने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दे दी कि अगर उसकी सेना ने समंदर में चीन को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही चीन ने दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया के दखल पर भी जवाब मांगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पिछले हफ्ते चीन पर आरोप लगाया था कि उसके एक युद्धपोत ने जापान की समुद्री सीमा में ऑस्ट्रेलिया के जहाज पर हमला कर दिया था, जिसमें एक नौसैनिक भी घायल हो गया था, और दावा किया जा रहा है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के जिस जहाज पर हमला किया था वही जहाज फिलीपींस के साथ हुई साझा पेट्रोलिंग में शामिल हो गया, जिसके बाद चीन बुरी तरह बौखला गया और उसने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दे दी। बड़ी खबर आई आतंकी अर्शदीप डल्ला की साजिश से जुड़ी।
दिल्ली पुलिस ने आतंकी अर्शदीप डल्ला की बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आरोप है कि कनाडा में बैठे अर्शदीप डल्ला ने अपने शूटरों के जरिए दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए बड़े हमले का प्लान बनाया था। इसके लिए उसने अपने गुर्गों को दिल्ली भेज भी दिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते उसके 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। डल्ला के सभी गुर्गों को एक पंजाबी गायक और एक गैंगस्टर की हत्या का काम सौंपा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते दिल्ली पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। आरोप है कि कनाडा में बैठा अर्शदीप डल्ला ने अपने शूटरों के जरिए दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए बड़े हमले का प्लान बनाया था और भीषण हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी अर्शदीप डल्ला के शूटर दिल्ली एनसीआर में अपना ठिकाना बनाए हुए थे। असल में पुलिस को जानकारी मिली थी कि अर्शदीप डल्ला के कुछ शूटर दिल्ली में हमले की साजिश रच रहे हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अवैध हथियार भी जमा किए गए थे। इसलिए पुलिस ने अर्शदीप डल्ला के प्लान को नाकाम करने के लिए अपना जाल बिछाया और उसके 2 शूटरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों शूटरों के नाम राजप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह बताए गए। आरोप है कि दोनों एक मामले में पैरोल खत्म होने के बाद पंजाब की जेल से फरार थे और दावा है कि जेल से बाहर रहकर अर्शदीप डल्ला के इशारे पर खौफनाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि दोनों शूटरों के पास से पुलिस ने बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियार और कारतूस भी जब्त किए, जिनकी मदद से उन्होंने मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवानों पर फायरिंग की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई कर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। और आतंकी अर्शदीप डल्ला के 2 शूटर राजप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह के अलावा पुलिस ने उसके 3 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पकड़े गए उन 3 गुर्गों की मदद से ही दिल्ली में हमले की प्लानिंग की जा रही थी, क्योंकि आतंकी अर्शदीप डल्ला के शूटर राजप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली और वहां से नजदीक नोएडा के कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान सचिन भाटी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आशंका जताई गई कि सचिन भाटी अर्शदीप डल्ला के शूटरों को हथियार मुहैया करा रहा था। इसके अलावा अर्पित धनखड़ और सुशील प्रधान नाम के आदमियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तीनों गुर्गे मिलकर अर्शदीप डल्ला के फरार शूटरों को हथियारों की मदद भेज रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने शक जताया कि दोनों शूटरों और 3 गुर्गों के अलावा भी कई लोग इस प्लान में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। क्योंकि आतंकी अर्शदीप डल्ला ने अपने दोनों शूटरों को पंजाबी गायक एली मंगत और कुख्यात गैंगस्टर नवदीप चट्टा की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। असल में पिछले महीने ही शूटर राजप्रीत सिंह और वीरेंद्र सिंह ने पंजाब के बठिंडा में एली मंगत पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन आतंकी अर्शदीप डल्ला के दोनों शूटरों को कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इसलिए पंजाबी गायक एली मंगत की हत्या करने के लिए उन्होंने फिर प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, पिछले महीने एली मंगत के साथ गैंगस्टर नवदीप चट्टा की भी हत्या करने का प्लान था। दावा किया गया कि पंजाब की मुक्तसर साहिब कोर्ट में पेशी के दौरान शूटर गैंगस्टर नवदीप चट्टा पर हमला करने वाले थे, लेकिन इसमें भी शूटरों को सफलता नहीं मिल पाई थी। इसीलिए अर्शदीप डल्ला ने अपने दुश्मन नवदीप चट्टा को जेल में ही मार देने का प्लान बना लिया था। और दावा किया जा रहा है कि गायक एली मंगत और गैंगस्टर नवदीप चट्टा के अलावा भी अर्शदीप डल्ला ने कई लोगों की हत्या की योजना बनाई थी। क्योंकि अर्शदीप डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के संगठन से जुड़ा है और वो कनाडा में बैठकर ही भारत में अपने दुश्मनों की हत्या करने की प्लानिंग करता रहता है। खबर है कि इसके लिए वो अपने करीबी शूटरों को जिम्मेदारी सौंप रहा है। और अर्शदीप डल्ला के शूटर देश में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्शदीप डल्ला साल 2020 में पंजाब के मोगा से फरार होकर कनाडा चला गया था और उस पर हत्या को अंजाम देने और आतंकियों की फंडिंग करने के आरोप, उस पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने के भी आरोप लगे। असल में अर्श डल्ला एनआईए की हिट लिस्ट में शामिल गैंगस्टर। एनआईए ने देश के कुछ खतरनाक गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट बनाई है, जो विदेशों में रहकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और इस लिस्ट में अर्शदीप डल्ला का नाम भी शामिल है। उसे यूएपीए के तहत सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। इतना ही नहीं, अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। दावा है कि उसने कनाडा में रहकर अपना गैंग तैयार किया। इसके साथ ही कट्टरपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से भी उसके जुड़े होने का दावा किया गया। इधर भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा, जिससे सेंसेक्स 727 अंक चढ़कर बंद हुआ। बाजार में तेजी की वजह से निफ्टी 20,000 के स्तर के पार पहुंच गया।
और लगातार 10वें दिन मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी बैंक, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 727 अंक चढ़कर 66,901 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 206 अंकों की तेजी के साथ 20,096 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। अवाम आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। वो मर गए हैं मगर मकबरों में रहते हैं। 100 बात की एक बात कही सोज ने, कमाल ये नहीं शीशे के हैं बदन अपने, कमाल ये है कि हम पत्थरों में रहते हैं। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, तो फिर होगा 100 बात की एक बात।